बीजेपी सरकार कह रही इसमें हमने पूरा दमखम के साथ, चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा रहा हो या भुखमरी जैसी जो स्थिति थी, उसमें हर तरीके से हमने रोल अदा किया है। सरकार की लापरवाही की वजह से नरसंहार तक की नौबत आई। हमने कई अपनों को खोया है। 2022 में सरकार बदलनी है। क्या चाचा जी फिर से वापस आने वाले हैं? आएंगे तो बिल्कुल स्वागत है। MIM भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना रही है। ऐसे में क्या नहीं लगता है कि नुकसान हो जाएगा भी सपा सरकार? देखिए, दिल से अंतरात्मा से बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनके लहजे जो होते हैं, लहजे अच्छे लगते हैं, मुझे तरीके अच्छे नहीं। नहीं, कोरोना काल में ओवैसी साहब को आपने कभी दर्शन देखा? कोई बट मुस्लिम नहीं। वोट सपा के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मुस्लिम वोट सपा के लिए आप ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ऑक्सीजन का काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। आप मुसलमानों की चिंता एकदम छोड़ दीजिए। मुझे चिंता नहीं, चिंता आपकी है। नमस्कार, मैं शोएब गाजी। उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। हर वह पार्टी अपना अपना जोर आजमा रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पिच में किस तरीके से भूमिका निभानी है। खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के राजेश शुक्ला जी हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे और जानेंगे भी और समझेंगे भी कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है और किस तरीके की भूमिका निभा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव की नैया को पार लगाया जा सके। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी जो तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, आम जनमानस इससे त्रस्त है। लोगों में अविश्वास है, जनता डरी डरी सी सहमी सहमी सी लग रही है। और हम लोगों समाजवादी पार्टी की तैयारी की बात करेंगे तो हम लोग एकदम रिजर्व हैं। समाजवादी सैनिक पूरे तरीके से रेडी हैं और सरकार हम लोग 2022 में बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार तो कह रही कि हर तरफ चहल पहल है और फिर से दोबारा पुनः जो है योगी सरकार बनेगी। अब उनको लगता होगा चहल पहल, लोग भूखों मर रहे हैं। अभी पिछला कोरोना काल आपने देखा है, पिछले साल आपने देखा होगा किस तरीके से लोग सड़कों पे मरे हैं, भूखों मरे हैं। इनके पास न कोई व्यवस्था थी, हर जगह दुर्व्यवस्थाएं थी। चलिए, पिछले बार तो मान लीजिए पहली लहर थी, लोगों की तैयारियां नहीं थी। ये जो सेकंड स्टेप दूसरी लहर आई, दूसरे लहर में इन्होंने कौन सा चमत्कार कर दिया? कुछ भी मौत नहीं हुई। क्या हुआ? एक भी मौत नहीं हुई। ये केवल बीजेपी सरकार के आंकड़े बता रहे होंगे। आम जनमानस, आम जनता से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने चैनल के माध्यम से ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्ट लीजिए, आप खुद जान जाएंगे कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने निर्दोष जाने चली गई, कितने लोग दवा के बगैर मर गए, कितने लोग वेंटिलेटर के वजह से मर गए। यहाँ तक कि शमशान घाट पे लाइनें लगी रहती थी, और तो और कफन तक की चोरी तक की खबरें आई, आपने देखा। अब इस तरीके से आदत आई, अब समझ लीजिए क्या कहेंगे, मानेंगे तो नरसंहार करने वाली सरकार है। एक प्रकार से इसको नरसंहार, हमसे पूछा जाए तो हम नरसंहार भाषा में इसको कहेंगे कि नरसंहार हुआ इस बार, जो दूसरी स्टेप आई, दूसरी लहर आई। बीजेपी सरकार कह रही इसमें हमने पूरा दमखम के साथ, चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा रहा हो या भुखमरी जैसी जो स्थिति थी, उसमें हर तरीके से हमने रोल अदा किया है, चाहे शहर की बात हो या गांव की बात हो। अब बीजेपी सरकार कह रही, उनको लगता है कि हम किए हैं, लेकिन मुझे या आम जनता, आम जनमानस पब्लिक से पूछ लीजिए, उन्होंने जनता को क्या मदद कर दिया? 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल ये मदद करा के और झोले पे अपना फ़ोटो लगा के एहसान मानते हैं। तो हम आम जनमानस और उत्तर प्रदेश से जनता से अपील भी करना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि भैया इस तरीके के एहसान आप मेरे ऊपर न करें। 5 किलो गेहूँ दे करके अपना फ़ोटो लगा करके दिखा दो कि मैंने 5 किलो गेहूँ दे दिया। आपने दवा दिया, न किट दिया, न राशन दिया, न, और यहाँ तक कि जब कोरोना काल पिछला साल था, लोग सड़क पे, बाहरी दिल्ली बम्बई के मजदूर, बाहर के मजदूर, राजस्थान के मजदूर सड़कों पे मरे, भूखों मरे। किस तरीके से आप देखे होंगे। अब वर्तमान की स्थिति है, दूसरी जब स्टेप आई, दूसरी स्टेप में तो इनको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद इनके बाबा, इनके महाराज जी, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, बड़े बड़े स्टेटस वाले, बड़े बड़े नेता, ये लोग कहाँ सोए हुए थे? सरकार की लापरवाही की वजह से नरसंहार तक की नौबत आई। हमने कई अपनों को खोया है और ये दर्द भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ऊपर उठ के जाएंगे तो मुझे लगता है जनता ने मूड बना लिया है। 2022 में सरकार बदलनी है और सरकार बदल करके हम लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या फैक्ट है, किस फैक्ट को लेकर आपकी ज़्यादातर जो है मेहनत की जा रही है? सबसे ज़्यादा पीड़ित इस सरकार से नौजवान हैं, बेरोजगार, किसान, महिलाएं।
तो हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी की ये सबसे बड़ी कोई ताकत है, तो हम हमारे नौजवान साथी और हमारे नौजवान नेतृत्व, शानदार नेतृत्व, हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिनके टेस्ट में सबसे ज़्यादा कोई पास है तो नौजवान पास है। ठीक है, हम नौजवान लोग ही सरकार बदलने में सक्षम हैं, और जब जब भी कोई क्रांति आई है नौजवान आगे आकर के ही क्रांति को रूप दिया है और नौजवान ने परिवर्तन करके दिखाया। कैसे लड़ेंगे चुनाव? छोटे छोटे जो दल हैं, खास करके चाहे सुभाषपा का हो, प्रसपा का हो या MIM का हो, हर वह अपनी अपनी सीटों से कब्जा करके जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है, हम लोग चुनाव में अकेले जाना चाहते हैं और अपने दम पे सरकार में आना चाहते हैं। उस समीकरण में ये छोटे दल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो 2, 4, 5, 10, 15 सीटों पे जिनका अपना वर्चस्व रहता है, जो अपनी जात को लेकर के, जैसे आपने सुभाषपा बोला है, राजभर जी की पार्टी है, या अनुप्रिया पटेल जी की मम्मी है, उनकी पार्टी है, अपना दल यस करके कोई पार्टी बनाई है। यदि ये लोग छोटे दल आएंगे तो उनका स्वागत है। क्या चाचा जी भी फिर से वापस आने वाले हैं? आएंगे तो बिल्कुल स्वागत है। ये जितनी भी पार्टी हैं करीबन 18 से 20% जो वोट है, खास करके मुस्लिमों का वोट है, जैसे MIM भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना रही है, ऐसे में क्या नहीं लगता है कि नुकसान हो जाएगा भी सपा सरकार? देखिए, ये लोकतंत्र है, हम इसमें किसी को नहीं मना कर पाएंगे, आप चुनाव न लड़ो, आप तैयारी न करो। लेकिन चलिए, AIM का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, ओवैसी साहब बुद्धिजीवी आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, पर्सनल मैं उनका पढ़े लिखे लोगों का तो नाम लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हम वाकई उनकी दिल से अंतरात्मा से बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनके लहजे जो होते हैं, हमने उनके भाषण को सुना है, हमने उनकी बातों को सुना है, हमने उनके स्टेटमेंट को सुना है। लहजे अच्छे लगते हैं, मुझे तरीके अच्छे नहीं, तरीके वाली बात नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक समझ लीजिए पैराशूट के तरीके से कूदने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में ओवैसी साहब को आपने कभी दर्शन देखा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या किसी का सहयोग करते हुए आज तक माननीय ओवैसी साहब को आपने कभी देखा? दूसरा स्टेप आया क्या ओवैसी साहब को आपने कभी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए देखा? आप बताइए। नहीं, बोलते हुए तो देखा है। बोलते हुए देखे ना, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे कभी आकर के किसी समाज को लो करके, हम ये नहीं कहते हो चलिए ग्राउंड जीरो पे आने के लिए उस समय तो हर कोई बच रहा था, कोरोना काल चल रहा था। क्यों? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की धर्मपत्नी आदरणीय श्री डिम्पल यादव जी अपनी बेटी को लेकर के सड़क पे, एक्सप्रेसवे पे, NH-28 पे कई जगह जा करके अपने हाथ से राशन किट से बांटी। हम नौजवानों ने बांटा, हर जिले जिला अध्यक्ष से लेकर के हर कोई जिला बता दीजिए जहाँ समाजवादी के लोग सड़क पे आकर के लोगों की मदद न की हो। कहने का मतलब ओवैसी साहब का यहाँ से लड़ना ठीक है? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे लड़ना उनका ठीक नहीं है, उनका व्यक्तिगत है विचारों। भाई हम कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि वो इच्छुक है कि हमें यूपी लड़ना है, फिर कल जाएंगे बम्बई जाएं, दिल्ली जाएं, नोएडा जाएं, जहां उनकी मर्जी हो तहां लड़ें, उनको हम रोक भी नहीं सकते। क्या नहीं लगता कि सपा सरकार में मुस्लिम वोटों का जो मुस्लिम वोट है एक तरीके से सपा सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, और इसी ऑक्सीजन में बंटवारा होने वाला है? यदि ओवैसी साहब तेज चुनाव लड़ते हैं, तेज मतलब जनता तो उनको स्वीकार नहीं रही है, वो नेता हैं, इसमें कोई बट नहीं है। वोट सपा के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मुस्लिम वोट सपा के लिए आप ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ऑक्सीजन का काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। ऑक्सीजन में बंटवारा होना है। अब तो जनमत है, पहले वोट तो पोल होने दीजिए। हमें तो नहीं लगता कि मुस्लिम इतना, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम इतना नादान और बेवकूफ़ है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को बहुत करीब से पढ़े हैं। संभल और मुरादाबाद की आपने तस्वीर देखी, किस तरीके से ओवैसी साहब के आने से जुलूस निकाला गया? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। ओवैसी साहब जुलूस वाले नेता भी हैं, लेकिन जा सकते हैं। मुस्लिम लोग मान रहे हैं कि हमारे एक स्टार हैं, हैदराबाद से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनकी मेहमानबाजी करनी है, उनको देखना है, उनको सुनना है। लेकिन इस चीज़ को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी साहब के बहकावे बनने वाले हैं सरकार में। उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 सालों से मुसलमान के हित की लड़ाई किसने लड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप तो अच्छे पत्रकार हैं, समझदार इंसान हैं, और कई बड़े बड़े लोगों का आप इंटरव्यू लेते हैं, आते हैं जाते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हक की लड़ाई किसी ने लड़ा, तो किस सरकार ने, किस नेता ने लड़ा, आप बता दीजिए। लड़ाई तो सबने लड़ा। ठीक है, आपको लगता है कांग्रेस ने भी लड़ा, सपा ने भी लड़ा। हम पिछले 25-30 साल से बता रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हमने भी लड़ा। चलिए भाई, अपना मानना है, कहने की बात दूसरी है, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप मुसलमानों की चिंता एकदम छोड़ दीजिए। मुझे चिंता नहीं, चिंता आपकी है। नहीं, मेरी चिंता जरा सा भी नहीं। मुस्लिम समाज बट ना जाए। ना, कोई नहीं, जरा सा भी नहीं बटेगा एकदम। इसके लिए आप रिजर्व रहिए। गुड टाइम विल कम, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आना ही आना है, लेकिन बीजेपी के द्वारा नहीं आना है। ये लोग नारा दिए हैं, हम लोग काम करके दिखा।
ऐसा भी कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम, योगी कभी हारता नहीं, क्या कहेंगे? आप उनको योगी मानते हैं जो योग धारण करके योगी बना है? उसको देश दुनिया संप्रदाय समाज सत्ता लोभ लालच से एक आध हजार नहीं लाखों किलोमीटर दूर रहता। मतलब राजनीति में आए तो ठीक नहीं? ना ठीक नहीं, वो आए कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने जिस प्रोफेशन को चुना उस प्रोफेशन को ब्लैकमेल और उस प्रोफेशन को धोखा दे करके राजनीति में आए। बाबा ने अपने बहुत कम उम्र में गद्दी संभाली, बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ के पीठेश्वर बने, हमने खुद बाबा का पैर छुआ है, हम बाबा को आदर्श मानते थे, पूछते थे, फिर संभालते ही वो फिर उनको सांसद का लटका लगा, चले सांसद बने, गोरखपुर तक सीमित रहे, वो मुख्यमंत्री बने। आप जिस काम के लिए जनता आपको जिम्मेदारी दे उस काम को आप पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से पहले निभाइए। पता चले आपको भेजा जा रहा पढ़ने के लिए, आप चले जाइए खेलने, आपको भेजा जा रहा है खेलने के लिए तो आप चले जाइए संगीत सीखने। अभी गोरखपुर के लोग इनसे सेटिस्फाई नहीं हुए थे, मंदिर इनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था, लेकिन वहाँ पूरे सिकोर रूप से सबको पहले सेटिस्फाई करने के तब यहाँ आना चाहिए था। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा, केंद्र नेतृत्व का आशीर्वाद रहा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बने तो सेटिस्फाई थोड़ा सबको करते। कोई बता दे कि महाराज जी पूरे प्रदेश को सेटिस्फाई किया, या हर मामले में, चाहे रोजगार के मामले में, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में, या महिला उत्पीड़न के मामले में, जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह मैंने इनका ग्राफ गिरा ही है। पिछले कई सालों का सरकार है, रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हम तो जिस समाज के आते हैं, हम ब्राह्मण समाज के नेता हैं, लेकिन हम ब्राह्मणवादी राजनीति नहीं करते हैं, न ही हम किसी जाति की राजनीति करते हैं। लेकिन क्या ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? क्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? क्या बैकवर्ड समाज के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? क्या दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? आप किसी को नहीं खुश कर सकते। तो हमें लगता, आपको लगता है कि भाई योगी जी हारते नहीं हैं, तो जो इस तरीके की जीत वो जीतना चाहते हो तो उनकी जीत उनको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश को अत्याचार में नंबर 1 पे ला करके जीत मानते हैं अपना, तो वो जीत उनकी मुबारक हो। कोरोना काल में कई असहाय लोगों बेघर हो गए, कई गरीब लोग मर गए, कई लोग दवा के बगैर मर गए, कई लोगों को कफन नहीं मिला, कई लोगों को मुर्दघट्टे पे ज़मीन तक सही से नहीं मिली, कई लोगों की लाश को नदियों में पहुँचा दिया गया। यदि इस पे वो अपने आप को जीत मानते हैं, विजय मानते हैं, तो वो जीत उन्हीं को मुबारक हो। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजम खान, मुख्तार अंसारी और भी बहुत सारे लोग हैं, 100 केस लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्याय यही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पर खामोश क्यों रहती है? क्या कहीं डर है क्या? मैं कहाँ खामोश रहे। जब आजम खान के साथ पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की आताताई सरकार ने कार्रवाई शुरू किया था, तो हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से लखनऊ से हम लोग खुद जाकर के रामपुर में गए थे, आजम खान के घर गए थे, उनका हम सफ़र रिसॉर्ट था, वहाँ बैठ के कार्यक्रम हुआ था, वहाँ सभा हुआ था, उसमें आजम खान जी आए थे। हर मौके पे तो हम लोग उनके साथ हैं, खामोश कहाँ है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि जैसे कोरोना काल देशव्यापी बीमारी थी, जिस तरीके से देखी गई, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, ऐसे में एक सवाल ये है कि ये थोड़ा से बैक फुट पे जाते हुए महसूस करते हैं कि क्या अगर ऐसी स्थिति में सपा सरकार होती तो किस तरीके का कार्य करती? जैसे जब पहली लहर एकाएक आई थी, उस लहर के हिसाब से सपा सरकार यदि होती तो जितना संभव हो सकता था लाभ देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर सुविधा के लिए, उस बार तो पहली लहर में कोई भी होता थोड़ा बहुत कमियां सब में रह जाती, लेकिन पहली लहर के बाद हमको आपको सीधे 8-10 महीने की तैयारी करने का मौका मिल गया था। यदि दूसरी लहर में सपा सरकार होती तो 1% आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं आती, न कफन चोरी होता, न मुर्दघट्टे पे लाशों की लाइन लगती, न दवा की वजह से लोग मरते, ठीक है, न मास्क सैनिटाइजर की कमी होता, न भूखमरी में लोग मरते। ये मेरा दावा है। अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर की गाड़ी दिया, पूरा थाना आपके घर आ जाता है। एक फ़ोन मिलाइए 100 नंबर पे, पुलिस और दरोगा और सब आपके घर आप आ जाएंगे। पता नहीं कितनी महिलाएं घर में प्रताड़ित होती थी। 112 हो गया, अब 112 हो गया। वो उनका मामला, 112 कर दें, 114 कर दें, जो डिजिट उनको सूट करे वो कर दें। अब उसमें तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सिस्टम तो सारा मेरा है। सिस्टम मेरा दिया हुआ है, एम्बुलेंस मेरा, मैंने समाजवादी पार्टी की दी हुई है, 100 नंबर की गाड़ी समाजवादी पार्टी की दी हुई है, आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी बनवाई हुई है, मेट्रो लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाई दी गई है, फिर स्टेडियम समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया है, जनेश्वर मिश्रा पार्क पार्टी द्वारा दिया गया है, एक्सप्रेसवे से लेकर ओवर ब्रिज से लेकर के जितने ओवर ब्रिज सब बने हैं पार्टी द्वारा। बाकी नाम कुछ भी लिख दें, भाई राम नाम जपना और पराया माल अपना। जब भी किसी चीज़ का नाम चेंज किया जाता है, नामकरण किया जाता है, ख़ास करके उस नामकरण के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, एक बार इन्होंने नाम चेंज किया था, जो शहीद पथ पे स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम का नाम इन्होंने, ठीक है। जब ये नाम बदले
तो बहुत से लोग कहे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो हमने कहा चलिए ठीक है, उनको श्रद्धांजलि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही लिखा था कि एक स्टेडियम के रूप में श्रद्धांजलि मिलेगी, चलिए ठीक है। लेकिन योगी जी को खुद चाहिए था कि चलिए नाम बदलिए, लेकिन उन्हीं के नाम पे या तो लखनऊ या तो गोरखपुर में एक शानदार स्टेडियम बनवाए होते। पूर्वांचल में बहुत प्रतिभा है, पूर्वांचल में बहुत प्रतिभा है। बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, उन सबका प्रतिनिधित्व के रूप में यदि वहाँ से आए हैं गोरखपुर से, चाहे होते गोरखपुर में एक शानदार उन्हीं के नाम का स्टेडियम बना दी होती। क्या पूर्वांचल की प्रतिभा वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाती? बिल्कुल। लेकिन इनकी सोचें वहाँ तक नहीं है, बस इसी जुगाड़ में रहते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना। वैसे तो बीजेपी सरकार कहती है हमने काम तो प्रदेश भर में बहुत अच्छा किया। आप उनका 5 काम बना दो, बता दो उनको 5 काम शानदार बता दो जो पब्लिक देख रही हो, जो पब्लिक देखे। कागज में तो आप काम बता रहे हैं, हमें लगता है कागज में तो उनको हजारों काम होंगे लिखा पढ़ी में। जब इन्वेस्टर समिति का सम्मेलन कराए थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, कौन कौन नहीं आया था? देश और विदेश के कितने उद्योगपति आए थे, और वहाँ बोली लगती थी उत्तर प्रदेश में कि ये फला उद्योगपति आ रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी अमर सिंह की चुटकी लेते हुए कहे कि फला मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। वहाँ करोड़ की बात नहीं होती, वहाँ हज़ार करोड़ों की बात होती थी। लेकिन वो सब पैसे भी कागज़ में टहल रहे हैं। किस दुनिया में कहाँ है महाराज जी? भाई अपने जंतर मंतर से ला के दिखाएं तब तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है। एक लास्ट सवाल ये है कि आप भी जो है खास करके बस्ती से जुड़े हुए हैं, और बस्ती बहुत ही डेवलपमेंट ज़िला तो नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना डेवलपमेंट नहीं। किस तरीके का सोचते हैं खास करके अपने ज़िले को लेकर? जैसे अब की बार ये समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो हम बस्ती ज़िलों को चाहते हैं कि बस्ती ज़िलों को एक अच्छे नक्शे पे स्थापित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ अच्छी डिमांड करेंगे उनके लिए। हम खुद चाहेंगे ये नाम बदलने वाला काम करेंगे। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम से बस्ती में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से एक स्टेडियम का डिमांड करेंगे। उससे पहले कहीं नाम ना बदल जाए, क्योंकि जिक्र काफ़ी समय से चल रहा है बस्ती का नाम बदलने का। ना 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 नाम बदलेगा तो कोई वो नहीं है। नाम बदले, उनका काम ही है नाम बदलना, फीता काटना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। वो उनका मामला है, उस पर हमसे बहस न कराइए। वो कुछ भी करें, अरे नाम कुछ भी बदलेगा, वो नाम रहेगा। लेकिन बस्ती ज़िले में हमारी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से पहला मांग रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम से बस्ती ज़िले में एक शानदार स्टेडियम बनाइए। क्योंकि बस्ती ज़िला, हमारे मंडल में प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे मंडल में खेलने वाले बच्चे हैं, और वो जब अपने ज़िले में स्टेडियम पा जाएंगे मन से खेलेंगे। और लोगों ने, जैसे लोग कहे हैं, जो सुने हैं, जो किताबों में लिखा है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। इस टाइम से स्टेज से सर हम एक चीज़ उत्तर प्रदेश की जनता और आप लोगों से भी चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं निष्क्रिय रूप से चल रही हैं, उसको आप लोग ग्राउंड जीरो पे जाइए, उसको सरकार को अवगत कराइए कि सर आपके द्वारा इस तरीके से गलती हो रही है और ऐसी बात है। और हम उत्तर प्रदेश की जनता से चाहते हैं कि 2022 में फ्रेश मोड से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएं। जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया शानदार स्पीड से दौड़ेगा। खैर, हम लोगों की बात हो रही थी खास करके चुनाव को लेकर। जिस तरीके से चुनाव, उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण जिस तरीके से उफान पर है, आने वाली कल में जो है सरकार किसकी बनती है, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर यहाँ छोड़ कर जाता हूँ।